इस चैप्टर में थ्योरी है बहुत सारा, लेकिन कुछ ऐसा छोटा छोटा थ्योरेटिकल बात है जो आपको एग्जाम में एमसीक्यू करने के लिए बहुत काम आए। जैसे अकाउंटिंग का डेफिनेशन का जो थ्योरी है, उसमें काम का वर्ड क्या है, अकाउंट्स का मतलब क्या होता है। 5 काम करने को अकाउंट्स का काम करने को, चीज़ों को रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना और समराइज करना, ये 3 काम हुआ सर। इसके अलावा 2 काम और करना, रिजल्ट को एनालाइज करना, रिजल्ट को एनालाइज करना और इंटरप्रिटेशन करना। तो रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समरी करना, एनालाइज करना और इंटरप्रिटेशन करना, ये 5 काम करने को बोलते हैं अकाउंट्स करना। ठीक है, तो ये आपको याद रखने लायक बात है। इसके अलावा एक काम का डेफिनेशन है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंट्स क्यों बनाते हैं, इंफॉर्मेशन को जनरेट करने के लिए ताकि डिसीजन मेकिंग ले सके, सिस्टमैटिक वे में चीज़ों को एक जगह रिकॉर्ड कर सके, इसलिए अकाउंट बनाते हैं। अब आता है 2 इंपॉर्टेंट बात जिसके लिए अकाउंट्स बनता है, एक है रिजल्ट असरटेन करने के लिए और एक है फाइनेंशियल पोजीशन समझने के लिए। रिजल्ट असरटेन करने के लिए तुम लोग पीएल बनाते हो, ट्रेडिंग एंड पीएल, पीएल एंड ट्रेडिंग अकाउंट जो बनाते हो, ये बनाते हो रिजल्ट असरटेन यानी प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने के लिए। और फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट। तो ये बहुत काम का एमसीक्यू पार्ट के लिए कि रिजल्ट जानने के लिए क्या बनाते हो, ट्रेडिंग एनपीएल, वहां से प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट होता है, जीपी एनपी। और फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए बैलेंस शीट बनाते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन मेजरमेंट करने का मतलब मेरा एसेट लायबिलिटी जानना, बिजनेस में कितना स्ट्रांग है, बिजनेस में कितना रिस्क है, बिजनेस का स्ट्रेंथ क्या है, ये सब जानने के लिए। ये काम का बात है एमसीक्यू के लिए, ये सब कुछ काम का नहीं है उतना। ये भी उतना काम का नहीं है एमसीक्यू के लिए। हाँ, ये काम का पार्ट है। अगर तुम सोल प्रोप्राइटर बिजनेस कर रहे हो तो क्या क्या बनाते हो अकाउंट्स में, या तो मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट, बस ये 3 ही चीज बनाते हो अगर तुम सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस चला रहे हो। लेकिन अगर तुम पार्टनरशिप बिजनेस चला रहे हो तो ट्रेडिंग पीएल तो बना ही रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, इसके अलावा एक पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हो और एक चीज बनाते हो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। याद है पार्टनरशिप का चैप्टर बनाते हुए कि 2 चीज बनाते थे, पीएल अप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसके बाद बैलेंस शीट बनाते थे। यानी ट्रेडिंग पीएल के बाद और बैलेंस शीट के बीच में 2 चीज और बन जाते हैं, ट्रेडिंग पीएल के बाद और बैलेंस शीट के बीच में 2 चीज और बन जाते हैं, पीएल अप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वही जब कंपनी बनाते हो तब सर पीएल बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, इसके अलावा 2 चीज और बनाते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट, और अगर इक्विटी शेयर में कोई चेंजेस आए उसका भी एक स्टेटमेंट। तो कंपनी में ये 4 चीज बनाते हैं, स्टेटमेंट, बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ पीएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो और इक्विटी में कोई चेंजेस आए। तो ये एक बहुत काम का क्वेश्चन है कि कौन सा फॉर्मेट ऑफ बिजनेस में क्या अकाउंट बनता है, एमसीक्यू में पूछता है अच्छे से। इसकी आया 1.2 यूनिट, 1.1 यूनिट खत्म। अब 1.2 में काम का बात क्या है, 1.2 में काम का बात यहाँ से चालू होता है। इस चैप्टर में अपने पढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स माने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट या फिर इंपॉर्टेंट कन्वेंशन। तुम 2 मेन चीज पढ़ते हो प्रिंसिपल्स के अंदर, एक है अकाउंटिंग कंसेप्ट और एक है अकाउंटिंग कन्वेंशन। सर ये क्या होता है, अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या होता है कि अकाउंट्स बनाते वक्त क्या क्या बातों को तुम अपने ब्रेन में रखो। तो देखो ये है कुछ इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग कंसेप्ट। पहला कंसेप्ट है एंटिटी कंसेप्ट। एंटिटी कंसेप्ट क्या बोलता है, सेपरेट एंटिटी, माने
तो बोल सकते हैं व्हाट डू यू मीन बाय सेपरेट एंटिटी? नो वन। चलो हम बताते हैं। सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट क्या बात कर रहा है? ओनर और बिजनेस दो अलग अलग एंटिटी है, दोनों को एक मत मानो। ओनर और बिजनेस सेपरेट एंटिटी है, दोनों को एक मत मानो। अगर ओनर बिजनेस को कुछ दे रहा है या ओनर बिजनेस से कुछ ले रहा है तो उसका एंट्री करो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ये मत बोलो मेरा ही तो बिजनेस है, क्या एंट्री करने का दरकार है। ओनर बिजनेस को कुछ दे रहा है उसको कैपिटल बोल के लिखती हो, और ओनर बिजनेस से अगर कुछ ले रहा है उसको ड्राइंग बोल के नोट डाउन करते हो। यही बात समझाता है एंटिटी कंसेप्ट। एग्जाम में पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय एंटिटी कंसेप्ट, एमसीक्यूज में दे देगा 4 ऑप्शन देके। इसका मतलब होता है बिजनेस और ओनर सेपरेट एंटिटी। दूसरा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न का मतलब तुम अकाउंट में कोई भी एंट्री करते हो ये सोच के करते हो कि बिजनेस चलता रहेगा, बिजनेस जल्दी से बंद नहीं होगा। बिजनेस चलता रहेगा, बिजनेस जल्दी से बंद नहीं होगा। गोइंग कंसर्न का यही मतलब होता है, बिजनेस विल कीप ऑन गोइंग, बिजनेस चलता रहेगा। इसीलिए बेटा जी रेंट देना भी और एक फ्लैट खरीदना भी, फ्लैट परचेज करते हैं या एक फ्लैट भाड़ा पे लेते हैं, दोनों में ही तो पेमेंट होता है ना, हाँ कि ना? दोनों में ही तो पैसा जाता है। लेकिन एक कॉमन इंसान को तुम बोलोगे तो उसकी नज़र में दोनों खर्चा है, लेकिन एज एन अकाउंटेंट तुम्हारी नज़र में रेंट देना एक एक्सपेंस है, लेकिन फ्लैट खरीदना एक एसेट है, हाँ कि ना? क्यों? क्योंकि ये गोइंग कंसर्न के कारण तुम मान रहे हो कि हम फ्लैट खरीदे हैं और ये बिजनेस चलता रहेगा, इसको हम लॉन्ग टर्म में यूज करेंगे, तो ये मेरा एसेट है। और वही अगर हम भाड़ा एक बार दिए हैं तो बार बार देना पड़ेगा, इसलिए उसको हम एक्सपेंस की तरह ट्रीट करते हैं। तो अगर हम बिजनेस को एक ही साल में करके बंद कर रहे होते ना बेटा, तो मेरे लिए फर्नीचर खरीदना भी एक एक्सपेंस होता और फर्नीचर भाड़ा पे लेना भी एक एक्सपेंस होता। अगर हम बिजनेस एक ही साल में बंद करने का प्लानिंग करके काम चालू करते तो बस एक साल करेंगे और बंद कर देंगे, देन मेरे लिए कुछ भी एसेट या लाइबिलिटी नहीं होता, सब कुछ मेरा एक्सपेंस या इनकम ही होता। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम जब बिजनेस करते हैं तो उसको गोइंग कंसर्न मानते हैं कि लॉन्ग टर्म चलेगा, तो ये हो गया गोइंग कंसर्न। थर्ड इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल आता है पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। बेटा ऐसा होता है क्या कि इस महीने अकाउंट्स बनाए 11 महीना का, अगले साल अकाउंट्स बनाए 10 महीने का, फिर कभी मन आया तो बना लिए 15 महीना का, फिर कभी मन आया तो बना लिए 9 महीने का अकाउंट? ऐसा करते हो कि हर बार एक प्रॉपर 12 महीने का पीरियड मेंटेन करते हो? 12 महीने का पीरियड मेंटेन करते हो ना, इसी को बोलते हैं पीरियोडिक कंसेप्ट। अब बहुत सारा बिजनेस है जो सर अप्रैल टू मार्च फॉलो करता है, और कई एक बिजनेस दुनिया में ऐसा भी है जो कैलेंडर ईयर फॉलो करता है, जनवरी टू दिसंबर, वो चलेगा, करना चाहिए। अप्रैल टू मार्च वो अलग बात है, बट तुम जनवरी टू दिसंबर भी करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन होना चाहिए प्रॉपर 12 महीने। फोर्थ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। अकाउंट्स में उन्हीं चीज का एंट्री करते हो जिसका मनी वाइज वैल्यू कैलकुलेट करना पॉसिबल है। जो चीज मनी में मेजर हो सकता है हम लोग अकाउंट में उसी को एंट्री में लेते हैं। फीलिंग्स को अकाउंट में एंट्री कर सकते हैं क्या? फीलिंग्स को नहीं कर सकते, क्योंकि फीलिंग्स का मनी वैल्यू नहीं होता। तुम अपने एम्प्लॉयज को जो पेमेंट करते हो, सैलरी, रेंट, ये सब, उसको कहाँ डालते हो? सैलरी, वेजेस, ये सब, सॉरी, पीएल में डालते हो, ट्रेडिंग पीएल में। कहीं पर भी तुम अपने एम्प्लॉयज को बिजनेस में अपना एसेट की तरह दिखाते हो क्या? बोलो। एम्प्लॉयज को बिजनेस में एसेट की तरह शो करते हो क्या? लेकिन फॉरेन में करते हैं। फॉरेनर्स मानते हैं कि हमारा एम्प्लॉयज तो बहुत इंपॉर्टेंट एसेट है। इंडियन बिजनेस भी मानता है कि हमारा एम्प्लॉयज बहुत बड़ा एसेट है, बिना एम्प्लॉयज के बिजनेस ही नहीं चलेगा। और एम्प्लॉयज लॉन्ग टर्म भी तो होंगे ना, एम्प्लॉयज तो ऐसा तो नहीं ना 6 महीना में छोड़ के भाग ही जाएंगे सारे के सारे, जनरली सब लॉन्ग टर्म ही होते हैं।
कोई चला जाए वो अलग बात है, बट जनरली सब लॉन्ग टर्म नहीं होते। लेकिन इंडियन अकाउंटिंग मानता है कि क्योंकि एम्प्लॉयज़ का वैल्यू कैलकुलेट करना मुश्किल है कि एक एम्प्लॉय का कितना वैल्यू है मेरे लिए, ये फीलिंग्स वाला बात है, ये साइकोलॉजिकल बात है, क्वालिटेटिव बात है, क्वांटिटेटिव नहीं हो सकता। क्वांटिटी में यानी नंबर्स में बात नहीं कर सकते। इसीलिए इंडिया में एम्प्लॉयज़ को एसेट नहीं मानते, लेकिन फॉरेन अकाउंटिंग में एम्प्लॉयज़ को एसेट माना जाता है, उनको बैलेंस शीट में एज एन एसेट रिकॉर्ड करते हैं। इंडियन मानते हैं कि वो एसेट है, वैल्यूएबल है, लेकिन उसको हम अकाउंट्स में एंट्री की तरह नहीं ले सकते। तो यहाँ पे जो चीज़ मनी में मेजर होता है वही अकाउंट में आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, एक्रूअल बेसिस कंसेप्ट। क्या होता है एक्रूअल बेसिस? एनीवन कैन से? कोई बोल सकता है व्हाट डू यू मीन बाय एक्रूअल बेसिस? नहीं, वो कैश बेसिस होता है। तुम बात करेक्ट बोले लेकिन उल्टा बोल गए। कैश बेसिस अकाउंटिंग जो लोग बनाता है ना, वो लोग जब पैसा आए तभी रिकॉर्ड करता है, पैसा जाए तभी रिकॉर्ड करता है। उधार का एंट्री को लोग रिकॉर्ड ही नहीं करते। लेकिन इंडिया में हम लोग एक्रूअल बेसिस कंसेप्ट मानते हैं। कैश बेसिस भी बहुत जन बनाता है, बट मेजोरिटी लोग कैश बेसिस नहीं एक्रूअल बेसिस ही बनाते हैं। क्योंकि एक्रूअल बेसिस में क्या हो रहा है, ट्रांजेक्शन अगर उस ईयर को बिलोंग करता है तो रिकॉर्ड करना चाहिए, भले ही पैसा मिला या नहीं मिला। तुम क्रेडिट सेल रिकॉर्ड करते हो कि नहीं करते हो? बोलो, करते हो। आउटस्टैंडिंग सैलरी या प्रीपेड सैलरी रिकॉर्ड करते हो कि नहीं करते हो? एक्रूड इनकम या प्री रिसीव्ड इनकम अकाउंट में एंट्री करते हो कि नहीं करते हो? सब करते हैं सर। यानी हम लोग कौन सा कंसेप्ट फॉलो करते हैं ज्यादातर लोग? एक्रूअल बेसिस। वेदर मनी not received or not paid, but it belong to current year, but if it belongs to current year, we should record it. We should record it. हमको उसका रिकॉर्डिंग करना चाहिए, ये बात बोलते हैं एक्रूअल बेसिस। डुअल एस्पेक्ट आप सब जानते हैं, हम लोग डबल एंट्री कंसेप्ट फॉलो करते हैं। कुछ डेबिट होगा तो कुछ क्रेडिट भी होना पड़ेगा। ये उतना बड़ा कोई बात नहीं, बहुत काम का है, लेकिन उतना बड़ा बात नहीं है, आपको बेसिकली पता ही। मैचिंग कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मैचिंग कंसेप्ट ये बोलता है करंट ईयर के रेवेन्यू को करंट ईयर के एक्सपेंस से ही कंपेयर करके प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना चाहिए। कोई और ईयर का रेवेन्यू करंट ईयर में मत डालो, कोई और ईयर का एक्सपेंस करंट ईयर में मत डालो, उसको हटा दो वहां से। इसीलिए बेटा जी आउटस्टैंडिंग और एक्रूड को ऐड कर दो, क्योंकि वो करंट ईयर को बिलोंग करता है, भले ही मिला या नहीं मिला। लेकिन तुम प्रीपेड या प्री रिसीप्ट को क्या करते हो फाइनल अकाउंट बनाते वक्त? माइनस ना। क्यों? क्योंकि वो करंट ईयर को बिलोंग नहीं करता। प्रीपेड है मतलब एडवांस पेमेंट है, मतलब कोई और ईयर का एक्सपेंसेस है, भले ही अभी पे कर दिए, उसको हटाओ, उसको उस ईयर में रिकॉर्ड करेंगे, इस ईयर में नहीं लिखेंगे एज एन एक्सपेंस। वैसे ही प्री रिसीव्ड भी इस ईयर का इनकम नहीं है, तो उसको भी हटाओ, सिर्फ करंट ईयर के इनकम को लेंगे, भले मिला या नहीं मिला, और करंट ईयर के एक्सपेंस को रिकॉर्ड करेंगे, भले दिए या नहीं दिए, और फिर उसी को कंपेयर करके प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट। नंबर एच बोलता है रियलाइजेशन कंसेप्ट। रियलाइजेशन कंसेप्ट ये बोलता है कि हम मान के चल रहे हैं कि आपको मनी रियलाइज होगा, और नहीं रियलाइज होने का चांस लगता है तो हम बेड डेट या प्रोविजन फॉर बेड डे बुक करते हैं, बट हम जनरली मान के क्या चल रहा है, पैसा मिलेगा। और कॉस्ट कंसेप्ट मतलब हर चीज़ का हमको खर्चा कैलकुलेट करके फिगर में एक्चुअल बेसिस पे कैलकुलेट करके रिकॉर्ड करना चाहिए कि एग्जैक्टली अमाउंट कितना हो। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सारे कंसेप्ट क्लियर है कि कोई में रिपीटेशन का जरूरत है? मैचिंग कंसेप्ट ये बोलते हैं, मान लो 2022-23 में 2022-23 में हम रेंट दिया 2 लाख, हम सैलरी दिया 3 लाख,
हम गुड सेल किया 7 लाख, ठीक है। अब अगर हम तुमको बोलते हैं मेरे को प्रॉफिट कितना हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, बोलो। कितना प्रॉफिट, हम रेंट दिया है 2 लाख, हम सैलरी दिया है 3 लाख और हम सेल किया है 7 लाख का, तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा, 2 लाख। कैसे निकाले सर, करंट ईयर के सेल से करंट ईयर के एक्सपेंसेस को माइनस करो। लेकिन अगर ये बोलता है ये रेंट जो 2 लाख दिए है ना, इसमें से 50,000 का रेंट है जो कि 2023-24 का, अगले साल का रेंट है बस अभी एडवांस में दे दिए थे, अगले साल का रेंट है बट अभी एडवांस में दे दिए थे। क्या इसको हमको रेंट को 2 लाख लेना चाहिए कि 1.5 लाख लिखना चाहिए अब इस साल का रेंट, हमको करंट ईयर का रेंट 22-23 का रेंट 2 लाख ही रहने देना चाहिए अभी भी, क्या हमको उसको 1.5 लाख मानना चाहिए प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त, बोलो। हमको 2022-23 का क्यों रहेगा बेटा, ये 50,000 का इस ईयर का रेंट है क्या, ये तो 2023-24 का रेंट हम एडवांस में दे दिया, तो अगर हम इसको लिख लेगा इस साल में तो मेरा प्रॉफिट रॉन्ग नहीं आ जाएगा, हम तो 2022-23 का प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं ना खाली, तो हमको 2022-23 का खर्चा माइनस करना चाहिए 2022-23 की इनकम से। ये 50,000 क्या 22-23 का खर्चा है क्या, पेमेंट कर दिया वो अलग बात है, लेकिन क्या ये 2022-23 को बिलोंग करता है, नहीं सर। अब 2023-24 के लिए एडवांस में भाड़ा दे दिए, ये 2023-24 का खर्चा है सर, इसको उस साल रिकॉर्ड कीजिए, इस साल इसको हटाइए पहले तो, मतलब यहाँ पे हम रेंट कितना लिखें, 2 लाख है माइनस 50,000 की, अब इस साल का रेंट कितना हुआ 1.5 लाख, इस साल का सैलरी 3 लाख मतलब 4.5 लाख खर्चा हुआ, तो 7 लाख में से 4.5 लाख गया, मेरा 2.5 लाख का प्रॉफिट। अब क्लियर है मैचिंग कंसेप्ट, हम करंट ईयर के रेवेन्यू को करंट ईयर के एक्सपेंसेस से कंपेयर की और फिर प्रॉफिट कैलकुलेट किया, इसमें कोई और ईयर का एक्सपेंस या इनकम अगर इंक्लूड है तो उसको रिमूव कर दो, क्लियर है ये बात। अब आता है कुछ इंपॉर्टेंट कन्वेंशन, तो कितना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था सर, ABCDEFGHI यानी 5 6 7 8 9 9 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और 4 इंपॉर्टेंट कन्वेंशन। पहला कंसेप्ट कन्वेंशन है, कन्वेंशन का मतलब क्या होता है, बिलीफ, जो हम लोग मान के चलते हैं, जो लोग प्रैक्टिस करते हैं, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस मतलब जो लोग जनरली फॉलो करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म का मतलब क्या होता है, बी प्रिपेयर्ड फॉर द रिस्क और लॉसेस, बी प्रिपेयर्ड फॉर द रिस्क और लॉसेस, दैट इज नोन एज कंजर्वेटिज्म। कंजर्व होके सोचो मतलब सिकुड़ के सोचो, सिकुड़ के सोचना मतलब प्रॉफिट अगर कोई और ईयर में होने वाला है या आगे कोई फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाला है जो हमको पता चलेगा, पता चल चुका है कि ये प्रॉफिट हो सकता है लेकिन अभी हुआ नहीं है तो उसको रिकॉर्ड मत करो, लेकिन अगर तुमको लग रहा है फ्यूचर में कोई लॉस हो सकता है तो उसको आज ही अपने बुक्स में अकाउंट फॉर कर लो, यही है कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। झटके के लिए तैयार रहो, सरप्राइज के लिए नहीं, शॉक के लिए तैयार रहो। अगर फ्यूचर में कोई झटका लगने का डर है, लॉस या कोई खर्चा आने का, तो उसको आज रिकॉर्ड कर लो, उसके लिए रेडी कर लो अपने आप को प्रोविजन वगैरह बना के, लेकिन फ्यूचर का कोई इनकम होगा तो जब वो होगा तब रिकॉर्ड कर। ये बोलता है कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन। दूसरा कन्वेंशन है कंसिस्टेंसी,
तुम अकाउंट्स में कोई भी रूल बनाते हो उसको बार बार चेंज मत करो। चेंज करो जब जरूरत लगे तब, लेकिन एक बार चेंज करो तो उसको फिर लॉन्ग टर्म के लिए फॉलो भी करो। जैसे अगर मान लो हम इस साल स्ट्रेट लाइन मेथड से डिप्रिशिएशन कर रहे हैं, अब अगले ईयर हम WDV, उसके अगले ईयर फिर स्ट्रेट लाइन, उसके अगले ईयर फिर WDV। सर ये तो गलत बात हो रहा है। आप बार बार मेथड मत चेंज कीजिए। हम बार बार परसेंटेज चेंज कर रहे हैं, कभी 10%, कभी 12%, कभी 18%, कभी 11%। सर ये भी मत कीजिए। तो जो भी प्रिंसिपल्स या पॉलिसीज आप फॉलो करते हैं उसको कंसिस्टेंटली फॉलो कीजिए, बार बार चेंज मत कीजिए। कीजिए चेंज अगर आपको लगता है दूसरा वाला बेटर है तो, लेकिन फिर उसको अप्लाई कीजिए तो उसको भी कुछ टाइम तक फॉलो कीजिए लॉन्ग टर्म पर। तीसरा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मटेरियलिटी। मटेरियलिटी कंसेप्ट क्या बोलता है, कन्वेंशन सॉरी, मटेरियलिटी कन्वेंशन क्या बोलता है, जो इंपॉर्टेंट बात है उन पे पहले फोकस करो, जो तुम्हारे बिजनेस के डिसीजन मेकिंग को या फाइनेंशियल पीएल को, प्रॉफिट एंड लॉस को इम्पैक्ट कर सकते हैं, उसको पहले ध्यान दो। मेरा एक 100 रुपया का बिल नहीं मिल रहा है और मेरा एक 10 लाख का बिल नहीं मिल रहा है, हमको कौन सा बिल पे पहले ध्यान देना चाहिए? बोलो। मेरा एक 100 रुपया का बिल नहीं मिल रहा है और एक 10 लाख का बिल नहीं मिल रहा है। हाँ क्यों? क्योंकि सर वो मटेरियल अब आपके पोजीशन बिजनेस को भयानक झटका दे सकता है अगर वो बिल का गड़बड़ी हुआ, है ना। यही बात आपको ये मटेरियलिटी कन्वेंशन बोलता है कि इंपॉर्टेंट बातों पे ध्यान दो। छोटा मोटा एक्सपेंस को तुम अलग अलग हेड बनाते हो कि मिसलेनियस या सन्ड्री एक्सपेंस में डाल देते हो। पियोन को 10 रुपया बख्शीश दिए, 20 रुपया का कोई लोग आए तो उनको चाय पिला दिए, ये सब एक्सपेंसेस को अलग से हेड बनाते हो कि मिसलेनियस और अदर एक्सपेंस या सन्ड्री एक्सपेंस में डाल के निकाल देते हो? हाँ, लेकिन रेंट देना, सैलरी देना, इनका अलग हेड बनाते हो कि इनको भी अदर एक्सपेंस में डाल के निकाल देते हो? अगर सैलरी, कई बार देखते हो अकाउंट में सैलरीज एंड वेजेस बोल के एक ही हेड बन जाते हैं, क्योंकि वहाँ सैलरी बहुत बड़ा फिगर है लेकिन वेजेस छोटा मोटा फिगर है, तो अलग से वेजेस अकाउंट नहीं दिखा के हम सैलरीज एंड वेजेस बोल के एक ही हेड बना के दिखा दिए। क्योंकि मेरे लिए वेजेस उतना मटेरियल नहीं था। मान लो मेरा 20 लाख का सैलरी पेमेंट और 2000 का वेजेस पेमेंट, अलग से वेजेस अकाउंट बनाने का कोई मतलब नहीं है सर 1000-2000 रुपये के लिए, उसको आप सैलरीज एंड वेजेस बना के एक साथ दिखा दीजिए। लेकिन यही अगर मेरा वेजेस बड़ा फिगर है और सैलरी भी बड़ा फिगर है तो दोनों को अलग अलग हेड बना के दिखाते हैं कि नहीं? यही बात बोलता है मटेरियलिटी कंसेप्ट, जो इंपॉर्टेंट बात है उस पर ज़्यादा फोकस करो। चौथा इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है फुल डिस्क्लोजर। हर बात का कंप्लीट डिटेल लो, कोई बात छुपाओ मत। अगर ज़रूरत है हेड बनाने का अलग तो अलग हेड बनाओ, अगर लगता है ये बात अकाउंट्स में नहीं दिख रहा तो अलग से नोट्स बना के वहाँ डिटेल डाल दो, लेकिन हर बात का कंप्लीट डिस्क्लोजर करो। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, मेरा पिछला साल सेल हुआ था 15 लाख, इस साल मेरा सेल हुआ है 32 लाख, बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ है, हाँ कि ना। पिछला साल सेल हुआ 15 लाख, इस साल सेल हुआ 32 लाख, ज़बरदस्त ग्रोथ है, ठीक बात है ना। लेकिन बेटा जी ये 15 लाख से 32 लाख, जो 17 लाख सेल बढ़ गया उसमें से 12 लाख का एक सेल है, वो वन टाइम सेल है, बस एक ही बार कॉन्ट्रैक्ट मिला, हर साल नहीं मिलेगा। तो ये बात हमको अलग से नोट्स में लिखना चाहिए, वरना जो भी मेरा बैलेंस शीट पढ़ेगा वो क्या बैलेंस शीट पीएल पढ़ेगा, वो क्या बोलेगा, अरे वाह कंपनी जबरदस्त ग्रोथ किया, 15 लाख से 32 लाख, डबल से भी ज़्यादा सेल बढ़ गया उसका। लेकिन बेटा जी डबल से ज़्यादा सेल बढ़ने में एक बात बड़ा अजीब है ना, कि 12 लाख का गवर्नमेंट का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है जो बस वन टाइम कॉन्ट्रैक्ट है, दोबारा नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट बस एक ही बार दे रहा था। तो ये बात अलग से इन्वेस्टर्स को पता होना चाहिए ना कि हाँ ये ब्रेकअप में ये 15 से 32 होने में 12 लाख का फिगर है जो हर बार नहीं होगा। तो एक्चुअली में ग्रोथ कितना हुआ है, 15 से 20 लाख, है ना। क्योंकि 32 लाख में 12 लाख का एक सेल क्या है जो वन टाइम फिगर है, तो ग्रोथ तो 15 से 20 का ही होगा। तो ये बातें अलग से डिस्क्लोज करनी चाहिए, मतलब अकाउंट में हर बात
डिटेल में डिस्क्लोजर होना चाहिए। तो 4 इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है, कंजर्वेटिज्म, कंसिस्टेंसी, मटेरियलिटी, डिस्क्लोजर। और 9 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न, पीरियोडिसिटी, मनी मेजरमेंट, एक्रूअल बेसिस एंड डुअल कंसेप्ट। इसके अलावा मैचिंग कंसेप्ट, रियलाइजेशन और कॉस्ट कंसेप्ट। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और प्रिंसिपल्स क्लियर है।